हेलो स्टूडेंट, आज फिर से वीडियो क्लास में हम हाजिर हुए हैं। क्लास 11 चैप्टर 1 केमिस्ट्री। आज हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र, जिसके लिए आप अंग्रेजी शब्दावली प्रयोग करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आज ये हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अक्सर 11th के जो हमारे छात्र हैं उनके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मूलानुपाती सूत्र अर्थात एम्पिरिकल फार्मूला को देखेंगे। उसके बाद हम एक मॉलिक्यूलर फार्मूला अर्थात आणविक सूत्र को देखेंगे, डेफिनेशन और इसके नियमावली के बाद हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जिस एग्जाम्पल के माध्यम से ये पूरा जो हमारा टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। तो पहला है हमारा जो टॉपिक है मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र का जो पहला पॉइंट है वह है मूलानुपाती सूत्र, जिसको आप एम्पिरिकल फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र का आशय समझिए। सरल शब्दों में आप एक कॉन्सेप्ट बनाइए कि जैसे कोई यौगिक है, तो यौगिक को बनाने वाले जो अणु हैं, तो अणुओं में जो उसके परमाणुओं की जो संख्या है उसका सरल अनुपात क्या होता है, मतलब मूल संख्या उस परमाणु की कितनी है, उसी को हम मूलानुपाती सूत्र के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद उसके निर्धारण करने की विधियां हैं। तो निर्धारण करने की विधियां बड़ी सरल है इसकी, कि पहला आप क्या करते हैं कि जिसका क्वेश्चंस में अगर जो संघटन प्रतिशत दिया है उसको उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान से आप विभाजित करते हैं और मोलों की संख्या निकालते हैं। अगर वो जो है डेसिमल में आता है तो उसके निकटतम सरल पूर्णांक को लिखते हैं। ये कॉमन से उसके निर्धारण करने के नियम है। तो जब हम इसको पढ़ लेते हैं तब हमारे लिए, जब एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ लेते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को निकालना और भी हमारे लिए इजी हो जाता है। जो किताब की अभी तक हमने एम्पिरिकल फार्मूला को आपको कॉन्सेप्ट जो बनाना है उसको बता दिया है। क्या बताया है? यौगिक में मूल रूप से परमाणुओं की संख्या जो है वो कितनी है और उसका अनुपात, सरल अनुपात क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। और जो निर्धारण करने की विधि बताए कि संघटन प्रतिशत को उसके परमाणु द्रव्यमान से विभाजित कीजिए, उसके मोलों की संख्या निकालिए, और जो मोलों की संख्या निकालेंगे उसमें न्यूनतम मोल का आंकिक वैल्यू होगा, उससे प्रत्येक मोल वाले आंकिक मान को डिवाइड कीजिए। अगर वो डेसिमल में आते हैं तो उसका निकटतम जो सरल पूर्णांक है आप उसी को क्या कीजिए, उसको वही आपका क्या होगा, उस यौगिक बनाने वाले जो परमाणु हैं उसकी संख्या को बताएगा। तो जो किताब की जो भाषा है, जो आप टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, उसको जानना भी आपके लिए जरूरी है। तो इसको आप देख लीजिए। जो हमारा किताब का परिभाषा है मूलानुपाती सूत्र या एम्पिरिकल फार्मूला, वो क्या बोलता है? किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र है जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के पारस्परिक सरल पूर्णांक का अनुपात होता है, जो हमने पहले भी बताया है। ये आपका क्या हो गया? किताब का लैंग्वेज हो गया कि यौगिक को बनाने वाले जो अणु हैं उसमें जो तत्वों की जो पारस्परिक अनुपात क्या है उसकी संख्या को यह प्रदर्शित करता है। आप उदाहरण के तौर पर देखिए C6H12O6 है। यहाँ पास आप देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है? 6 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 12 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 6 है। तो इसको जब सरल अनुपात के रूप में निकालते हैं तो 6 1 जा क्या होता है? 6, और 6 12 जा क्या होता है? 6 2 जा 12 होता है, 6 1 जा 6। तो ये हमारा क्या आ जाता है? मूल अनुपात आ जाता है। किसका? इस यौगिक का। इस यौगिक का क्या आ जाता है कि इस यौगिक को बनाने वाले जो परमाणु है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका मूल सरल अनुपात क्या है? तो 1:1:2:1 है। अर्थात अगर इसका एम्पिरिकल फार्मूला का बात करेंगे तो C1H2O हो सकता है या है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला है। इसको जो हम बताए कि निर्धारण करने की कुछ नियमावली है, तो निर्धारण करने की नियमावली जो आपके टेक्स्ट बुक में है, जो किताबी भाषा में है, वो ये है कि तत्वों के प्रतिशत संघटन में उनके परमाणु द्रव्यमान या भार से विभाजित कर मोलों की संख्या को ज्ञात करना है, और उसके बाद प्राप्त मोलों की संख्या में से जो न्यूनतम है, जो न्यूनतम आया है, उसमें से सभी को विभाजित करना है। जो न्यूनतम वैल्यू आया है मोलों की संख्या, तो न्यूनतम वैल्यू से प्रत्येक मोलों की संख्या को विभाजित करना है, और अंत में उसके निकटतम सरल पूर्णांक को लिखना है। जो ये आता है 1:2:1 आया है, यही हमारा क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला है। अब इसको जब आप बढ़िया से जान लेते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लेते हैं, तो आपके लिए जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है अर्थात आणविक सूत्र है उसका निकालना और भी आसान हो जाता है। तो आणविक सूत्र क्या है उसको देखिएगा। किसी यौगिक में
किसी यौगिक में जो उसके दिखेगा कि आणविक सूत्र क्या है, उसको देखेंगे कि यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के एक अणु में अवयवी तत्वों के परमाणु या परमाणुओं की वास्तविक संख्या को, इसको नोट कीजिएगा, वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। ये जो मतलब क्या है कि कोई भी यौगिक बना है, उसके अणु हैं, वो तत्वों से बना है और तत्व क्या है, परमाणुओं से बने हैं, और परमाणुओं की वास्तविक संख्या उस अणु के लिए कितनी है, इसी को प्रदर्शित करता है, अणु सूत्र करता है। जैसे अगर मैं बोलूं H2O, तो ये क्या है, वास्तविक संख्या को प्रदर्शित कर रहा है कि हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। अर्थात जो जल बनाने वाला जो एक अणु है, उस एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वास्तविक संख्या क्या है, तो हाइड्रोजन की वास्तविक संख्या 2 है और ऑक्सीजन की वास्तविक संख्या 1 है। इसी चीज को आणविक सूत्र क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कभी कभी आप देखेंगे जो आणविक सूत्र है वो सेम या मूलानुपाती सूत्र ही होगा या फिर उसका एक सरल पूर्णांक गुणक होगा। ठीक है, जो यहाँ भी आप लिखा हुआ है कि या यह तो मूलानुपाती सूत्र के समान होता है या इसका कोई सरल गुणक होता है। आप यहाँ देखेंगे जो किताब का लैंग्वेज है उसको एक बार देख लीजिए। आणविक सूत्र क्या कर रहा है, यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के एक अणु में अवयवी तत्वों के परमाणु या परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, आणविक सूत्र कहलाता है। यह या तो मूलानुपाती सूत्र के समान होता है या फिर उसका सरल गुणक होता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि मूलानुपाती सूत्र को जब आप निकाल लेते हैं, हल कर लेते हैं, तो अणु सूत्र निकालने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं, जिसमें है कि आणविक सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र का एन टाइम। एन टाइम एक पूर्णांक संख्या, गुणक संख्या है। किस कंडीशन में, जब यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, यह या तो मूलानुपाती सूत्र के समान है, अगर समान नहीं है तो क्या होगा, सरल गुणक होगा। तो ये एन इसी को डिनोट करता है। अब इस एन को निकालने के लिए फार्मूला आपके पास ये है कि एन इक्वल टू आणविक द्रव्यमान बाई मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। ठीक है, और एक जो पिछले वीडियो में हम वाष्प घनत्व संबंधी सूत्र का स्थापना किए थे कि वाष्प घनत्व इक्वल टू अणु द्रव्यमान बाई 2, तो इस सूत्र का जरूरत हमें इसलिए पड़ेगा कि जब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन में मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र दोनों पूछा जाएगा, तब यहाँ पास आप इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि अभी तक जितना आपको बताया गया है वो आपको भली भांति समझ में आ गया है। अगर नहीं आएगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपने प्रॉब्लम को शेयर करें। पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपके हर एक प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा हम कहे थे कि दोनों परिभाषाओं को देखने के बाद, दोनों की जो बेसिक चीजें हैं उसको देखने के बाद एक हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा सारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। जो भी कॉम्प्लिकेशन है सब क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब डिलीट करते हैं हम। चलिए देखिएगा, गौर से देखिएगा, एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सारा चीज हमारा क्लियर हो जाएगा। मैं मानता हूं कि इसके बाद आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं, एक प्रश्न देखते हैं, उसके बाद सारे समस्याओं को हम परमानेंटली, जो मूलानुपाती सूत्र है, जो आणविक सूत्र है, उससे होने वाली समस्याओं को हम परमानेंटली आज क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। फिर ये आपके लिए एक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके लिए फन टाइम हो जाएगा, मतलब गिफ्टेड नंबर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये हमारे लिए एकदम सा नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा हमारा क्वेश्चन है कि एक कार्बनिक यौगिक में, क्वेश्चन को देखिएगा, प्रश्न है हमारा एक कार्बनिक यौगिक में, गौर से प्रश्न को देखिएगा। अच्छा उत्तर निकालने के लिए जरूरी है प्रश्न को अच्छे से पढ़ना और समझना। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 61% है। कितना प्रतिशत है, 61% है। हाइड्रोजन 11.88% है। हाइड्रोजन कितना है, 11.88% है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 59 है तो उसका
मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्या है, प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्बनिक यौगिक में एक तत्व का एक कंपोनेंट का मात्रा नहीं दिया है, वो है ऑक्सीजन। तो हम इसको कैसे हल करेंगे देखिएगा, आप गौर से देखिएगा। कार्बन का मात्रा कितना है, 61% है। हाइड्रोजन का मात्रा कितना है, 11.88% है। ये भी बात क्लियर है। उसके बाद ऑक्सीजन का मात्रा कितना होगा, तो टोटल आप जब पढ़े थे संघटन प्रतिशत, तो हम क्या बोले थे, याद कीजिएगा कि द्रव्यमान के अनुसार उसके 100 भागों में किसी संगठन का जो मात्रा है वही क्या है, प्रतिशत संगठन है। तो हम मान लेते हैं 100 भागों में हम डिवाइड करते हैं, तो पूरे उस कार्बनिक यौगिक का जो मात्रा है वो 100 है। तो 100 है तो कार्बन की मात्रा कितनी है, 61, और इसकी मात्रा कितनी है, 11 हाइड्रोजन की 11.88 है। इसको आप प्लस करेंगे तो इसको आप भली भांति प्लस करना जानते हैं। ये क्या हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 72.88 आ जाएगा। ये किस में से घटेगा, 100 में से घटेगा। जब 100 में से घटेगा तो ये मात्रा आपका लगभग आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये मात्रा आ जाएगा, माइनस करके देख ही लेते हैं। 100 माइनस 00 तो 72.88। ठीक है यहाँ तक। तो जब इसको हल करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ पास 9 में से इसको हम 61, तो 61 11 72 हो गया। तो अब 100 में से माइनस कर, 9 में से गया 1, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 7 गया, क्या हो गया 227 पॉइंट क्या आ गया 12% आ गया। ठीक है, जब 27.12% आएगा तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पास ऑक्सीजन का आपका मात्रा निकल गया 27.12%। ये हमारा मात्रा निकल जाता है। जब ये मात्रा निकल जाता है तो एक हम सारणी बनाते हैं, जो हम एम्पिरिकल फार्मूला को निर्धारण करने के लिए जो हम नियमावली बनाए थे उसमें हम बनाते हैं। तो पहला हमारा कॉलम आएगा तत्वों का, दूसरा कॉलम किसका आएगा, परमाणु द्रव्यमान का, दूसरा प्रतिशत संगठन का, प्रतिशत संगठन क्या आया, प्रतिशत संगठन। तीसरा जो हमारा मात्रा आ रहा है वो किसका कॉलम क्या आएगा, परमाणु द्रव्यमान का, परमाणु द्रव्यमान। चौथा हमारा जो वैल्यू आएगा, चौथा मतलब हम कॉलम बढ़ेंगे तो अब हमें परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या या मोल, ठीक है, या मोल निकालते हैं, मोलों की संख्या निकालते हैं। अगला जो हमारा कॉलम आएगा वो आएगा परमाणुओं का अनुपात या परमाणुओं में अनुपात, परमाणुओं में अनुपात, ये भी बात ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट कॉलम आएगा वो आएगा सरल पूर्णांक, सरल पूर्णांक। ठीक है, ये आ रहा है, ये कॉलम है। इसके बाद आप बड़ी आसानी से इस चीज को आप भली भांति बना सकते हैं। देखिएगा एकदम बोर्ड पर गौर से नजर बनाए रखिएगा, आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम इसके बाद नहीं होना है। तो आप देखेंगे कि इसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो पहला है कार्बन है, फिर क्या है हाइड्रोजन है, फिर क्या है ऑक्सीजन है। कार्बन का जो संगठन प्रतिशत दिया है 61 है, हाइड्रोजन का 11.88 दिया है, ऑक्सीजन का जो है वो कितना दिया है, ऑक्सीजन का जो है वो आया है 27 पॉइंट क्या आया है 27.12 आया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27.12 आ जाएगा। इसमें 61 में परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान आप जानते हैं कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16,
यहाँ पास इसका अपेक्षिक वैल्यू निकालना है, तो प्रतिशत संगठन में परमाणु द्रव्यमान से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 61/12। यहाँ पास भी वही होगा 11.88 भाई क्या हो जाएगा 1। यहाँ पास भी यही हो जाएगा 27.12% है, और इसका एटॉमिक मास कितना है 16। जब इसको आप डिवाइड करते हैं तो लगभग आ जाएगा, कितना आएगा 61 को आप जब 12 से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगा 5.08 के लगभग। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे तो लगभग नहीं, ये तो ये एग्जैक्ट आएगा 11.88 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो इसका भी लगभग वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका लगभग वैल्यू आ जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो 1.7 के लगभग आएगा। किसके आएगा 1.7 के लगभग, ये भी आएगा। डिवाइड करके आप ये सबको देख सकते हैं। अगर डेसिमल वाला डिवाइड में आपको कहीं प्रॉब्लम जाएगा तो बताइएगा, उसके लिए एक वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पास है जो परमाणुओं में अनुपात, तो यहाँ पास जो मोलों की संख्या आई है, जो न्यूनतम मोलों की संख्या आई है, उस सभी मोलों की संख्या को इसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 5.08। तो इसमें जो न्यूनतम वैल्यू क्या है 1.7 है, तो इसको 1.7 से डिवाइड कीजिए। फिर यहाँ क्या है 11.88 है, इसको भी आप किससे डिवाइड कीजिए 1.7 से डिवाइड कीजिए। यहाँ पास क्या है 1.7 है और 1.7 से ही डिवाइड होगा। हम पहले ही बोले हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला निर्धारण करने के नियमावली में कि जो न्यूनतम प्राप्त मोलों की संख्या है उसमें से जो न्यूनतम है उससे प्रत्येक को क्या करना है, विभाजित करना है। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आता है 2.98 आता है। कितना आता है 2.98 आता है। और जब इसको डिवाइड करते हैं तो 6.98 के लगभग आएगा। इसको और आगे बढ़ेगा तो देख लीजिएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 1 आएगा। 2.98 का जो निकट का, जो नजदीक का जो पूर्णांक है वो कितना है, वो 3 है। 6.98 का कितना है, वो कितना है 7 है। और ये तो एक आया ही है। तो आप देख रहे हैं कि जिस यौगिक का बात इस प्रश्न में किया जा रहा है उस यौगिक में जो तत्व है, जो तत्व के परमाणु है उसकी संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या कितनी है 3, और हाइड्रोजन की कितनी संख्या है 7, और ऑक्सीजन की कितनी संख्या है 1। तो ये आपका हो जा रहा है मूलानुपाती सूत्र हो जा रहा है, ठीक है। जो प्रश्न को एक बार फिर पढ़िए कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 61% है, हाइड्रोजन 11.88% है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 59 है तो उसका मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। तो मूलानुपाती सूत्र तो आपको मिल गया कि C3H7O है। कब मिला, जब ये पूरे सारणी को हम हल करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है आणविक सूत्र, कि इससे आणविक सूत्र का निर्धारण कैसे किया जाए, ठीक है। तो हम आणविक सूत्र के बारे में अब आगे देखते हैं। तो अब इस हम टेबल को मिटा दे रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं। गौर से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। सरल पूर्णांक, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं। आगे देखिएगा, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की ओर बढ़ रहे हैं। हम पहले भी कहे थे कि इसके बाद आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिएगा, गौर से देखिएगा, आणविक सूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो जो आप पीछे हम पढ़े थे इसी वीडियो में डेफिनेशन में आणविक सूत्र, तो आणविक सूत्र का जो फार्मूला होता है वो देखिएगा गौर से, आणविक सूत्र इक्वल टू होता है मूलानुपाती सूत्र। क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र का एन टाइम। ये कहाँ से आया है, जब आप आणविक सूत्र का फार्मूला जब पढ़े थे तो लास्ट का जो आप पंक्ति पढ़े थे, लाइन पढ़े थे, वो क्या लिखे थे कि आणविक सूत्र या मूलानुपाती सूत्र के समान होता है या उसका सरल गुणक n होता है। तो ये सरल गुणक n है। तो हमको यहाँ से n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर मूलानुपाती सूत्र में जब उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपने आप हमको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला अर्थात आणविक सूत्र मिल जाएगा। अर्थात मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला में से एम्पिरिकल फार्मूला को n टाइम मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ये बात क्लियर हुआ। तो अब n का वैल्यू निकालने का जो हमारा तरीका है वो क्या है, n का वैल्यू निकालने का तरीका है आणविक द्रव्यमान। क्या निकालने का तरीका है, आणविक द्रव्यमान
बाई मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। क्या है हमारा? मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो यहां पास आप देखिए कि मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान तो आपको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा देखिएगा, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान आपको मिल जाएगा मूलानुपाती सूत्र से। तो मूलानुपाती सूत्र आपका क्या है? C3H7O है। तो कार्बन की संख्या कितनी है? 3, और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। और इसके बाद देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 7, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 16 होता है। तो जब इसको हल करेंगे तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा? 36, ये क्या हो जाएगा? 7, और ये क्या हो जाएगा? 16। टोटल जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 59, और 16 और 36 52 और 7 क्या हो जाएगा? 59 हो जाएगा। तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान तो हमको मिल गया, लेकिन आणविक द्रव्यमान नहीं मिला है। तो आप पीछे वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे कि आणविक द्रव्यमान को निकालने के लिए एक हम फार्मूला बनाए थे। वो फार्मूला वाष्प घनत्व से संबंधित था। वो क्या था? वाष्प घनत्व इक्वल टू आणविक द्रव्यमान। और इसी वीडियो में जब आणविक सूत्र पढ़ रहे थे तब भी हम इस सूत्र को मेंशन किए थे। आणविक द्रव्यमान बाई हम 2 पढ़े थे, ये भी बात क्लियर है। तो वाष्प घनत्व तो आपके क्वेश्चन में दिया है कि कितना है? वाष्प घनत्व तो जो है वो 59 है। क्या है? 59। तो यहाँ पास जो आपका आ जाएगा वाष्प घनत्व तो क्या आ जाएगा? 59 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आणविक द्रव्यमान। ये बात तो क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई समस्या ही होना ही नहीं चाहिए। और ये क्या हो गया आपका? 2 हो गया। अब 2 का जब 59 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा? 59 इंटू क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू इसको जब करेंगे 59 का 2 टाइम टेबल जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 118 118 आ जाएगा। तो अब यहाँ पास से देखिए कि आप n के वैल्यू को कितना आसानी से निकाल सकते हैं। n के वैल्यू को आसानी से आप निकाल सकते हैं कि आणविक द्रव्यमान कितना आ गया आपका? 118 दिख रहा है ना? n इक्वल टू आणविक द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान की जगह आणविक द्रव्यमान हमारा है 118 बाई कितना है? मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कितना आया है? 59। ये हमारा क्या हो जाएगा? 59। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2। तो n का वैल्यू कितना आया? 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए आणविक सूत्र इक्वल टू क्या है? मूलानुपाती सूत्र का n टाइम। जब मूलानुपाती सूत्र का n टाइम है तो आप देखेंगे आणविक सूत्र इक्वल टू मूलानुपाती सूत्र, और मूलानुपाती सूत्र क्या है? C3H7O, O का n टाइम, और n का वैल्यू कितना आया है? 2। तो क्या हो जाएगा अणु सूत्र? 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14, और 2 एकम क्या हो जाएगा? 2। ये देखिए, तो ये आ गया अणु सूत्र। क्या आ गया? अणु सूत्र। ये देखिए, तो जो हमारा प्रश्न था कि दिए गए कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए और उसका आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमने क्या ज्ञात किया? एम्पिरिकल फार्मूला। और यहाँ से हमने क्या ज्ञात किया? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए ये अतिरिक्त प्रोसेस है। अगर प्रश्न आता है कि मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए तो आप यहीं तक रुकेंगे। अगर पूछ देता है कि आणविक सूत्र तक ज्ञात कीजिए तो आपको यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, तब आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगले क्लास में अगला वीडियो लेकर हम अवेलेबल होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अंसारी एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नियमित इसका वीडियो देखिए। और प्रॉब्लम है तो जरूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।